सो हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम्स आर नियर बाई, सो आई वुड सजेस्ट कि आप काफ़ी अच्छे से लाइक पढ़ाई करें एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली द रिवीजन पार्ट एंड द क्वेश्चन प्रैक्टिस पार्ट शुड डू इन अ वेरी you can say serious way. Okay, so these are the two things. One thing is कि आप सिर्फ पढ़ रहे हैं and the other thing is पढ़ने के बाद you are revising it at a regular interval of time और उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं. Without question practice and without revision, like it is nothing, like you are just wasting your time. So it is very much important कि आप जब कोई भी चीज़ें को पढ़ाई करें लाइक पढ़े तो उसके बाद उसको पीरियोडिकली यू रिवाइज इट एंड देन उसके बाद उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें. अभी जो टाइम है लाइक यू नीड टू सॉल्व एज मच क्वेश्चन एज पॉसिबल. ओके, you read the topic and then solve related questions. So, like we will continue our last lecture. तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि पोर्तुगीज इंडिया में कैसे आए थे, क्या रीजंस थे उनके इंडिया में आने के पीछे और कैसे उन्होंने इंडिया में अपना एडमिनिस्ट्रेशन लाइक उनका था, देयर गवर्नर्स और गवर्नर्स का क्या क्या लाइक कंट्रीब्यूशन था. अपार्ट फ्रॉम दैट वी आल्सो सॉ कि इंडिया में उनके मेजर ट्रेडिंग सेंटर्स लाइक फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ थे एंड कैसे उनके रिलेशंस एक हाइट पे जाती है और उसके बाद धीरे धीरे इट डिक्लाइंड. आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज इंडिया, उनके सिग्निफिकेंस जो इंडियन सोसाइटी में रह जाता है तो वो सिग्निफिकेंस को भी हमने देखा था. तो नाउ वी विल कवरिंग द नेक्स्ट यूरोपियन विच केम टू इंडिया, दैट इज द डच. ओके, तो डच यूरोपियन नेशंस में ऐसा था आफ्टर द अराइवल ऑफ पोर्तुगीज व्हाट दे सॉ कि यूरोपियंस का जो प्रॉफिटेबिलिटी था वो काफ़ी अच्छा था. तो यूरोपियन नेशन में ऐसा था कि जब जा सकता है और वहाँ ट्रेड कर सकता है तो वाई डोंट अदर्स कैन. ओके, तो धीरे धीरे अलग लाइक डिफरेंट यूरोपियन नेशन की भी जो सेलिंग कैपेसिटी है या नेविगेटिंग कैपेसिटी है वो सभी चीज़ें बढ़ी एंड दे आल्सो ट्राई टू लाइक वेंट टू द ईस्ट एंड देन trade. First person to trade or to sail to east from the Dutch was Cornelis. Okay, Cornelis de Houtman. उन्होंने सबसे पहले सुमात्रा और बैंटमैन में रीच किया था. दीज आर द ईस्टर्न एशियन रीजन्स लाइक इन इंडोनेशिया. ये 1950 सॉरी 1596 में आए थे. When they came to India, they get to know the significance, the importance, or the trade capacity in the East, and then many like trading organizations from the Dutch came to India. Okay, तो ये सभी आने के बाद क्या होता है कि वहाँ के जो स्टेट लाइक किंग या फिर जो भी गवर्नमेंट था डच का, उन्होंने दे अमलगमेटेड लाइक एक साथ सबको, सभी जितने ट्रेडिंग कंपनीज यहाँ पे काम कर रहे थे ईस्ट में सबको एक किया और दे वर्ड देम. उन्होंने बोला कि यू कैन गो टू द ईस्ट. What you can do, you can trade, even you can carry on war also for that trade. You can conclude the treaties, आप treaties भी कर सकते हैं. अगर आपको फोर्ट फैक्ट्री बनाना है you can like establish that. apart from that, आपको अगर कोई ट्रेटरी कोई रीजन है, कोई ट्रेटरी है जिसको आप लाइक वहाँ पे एज अ कॉलोनी बनाना चाहते हैं, देन ये सभी चीज़ें लाइक एम्पावर कर दिया गया था that trading. Okay, and the name of that company was East India Company of Netherlands. That is East India Company of Netherlands. I hope you are getting it. Okay. डच ने अपना फर्स्ट फैक्ट्री मसूलीपट्टनम 1605 में इस्टेब्लिश करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने पोर्तुगीज से कैप्चर कर लिया नागपट्टनम. ओके, नियर मद्रास, चेन्नई.
ओके। एंड डच का एक अच्छा पकड़ बनता है साउथ इंडिया पे। और बेस्ड ऑन दैट लाइक दे एस्टैब्लिश डिफरेंट फैक्ट्रीज लाइक पुलिकट में या फिर सूरत में, बिमलीपट्टनम में, कराकल में, चिंसूरा में। सो ऑल these थिंग्स, all these factories were established with time. Okay. They also did इंडिगो प्लांटेशन इन यमुना वैली एंड द सेंट्रल इंडिया में। और उनका जो ट्रेड था टेक्सटाइल एंड सिल्क फ्रॉम बंगाल। दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन द साल्ट पीटर ट्रेड फ्रॉम बिहार। सो दिस वाज अ क्वेश्चन इन अ बीपीएससी प्रीलिम कि साल्ट पीटर का ट्रेड मेनली कहाँ होता था, विच रीजन। तो दैट वाज द बिहार। ओके। एंड since already Portuguese was there in like in India, Dutch also came with time. East India Company like English also came to India। और इन सभी के आने के बाद एक राइवलरी क्रिएट होता है, एक कंपटीशन लाइक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है इन द इंडिया। ठीक है। और बिकॉज ऑफ दैट एक एंग्लो डच राइवलरी होता है जो कि कहाँ होता है, अम्बियोना, जो कि इंडोनेशिया में है, होता है। ओके। एंड व्हाट हैपेंड देयर, killed like 10 Englishmen and the 9 Japanese. Okay, that was in 1623। ये एक यू कैन से एक हमला हुआ डच के तरफ से इंग्लिश पे। एंड द रिटेलिएशन गोज ऑन इन द सेम थिंग, बढ़ते रहा। एंड काफ़ी लाइक मेनी वार्स हैपेंड आफ्टर दैट। एंड फाइनली इन 1667 एक compromise होता है बिटवीन द डच एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, वेयर इट वाज मेड अ ट्रीटी कि डच विल विथड्रॉ फ्रॉम द इंडिया और वो अपना जो ट्रेड का फोकस है वो इंडोनेशिया पे करेंगे। एंड सिमिलरली इंडो ईस्ट इंडिया कंपनी विल विथड्रॉ फ्रॉम द इंडोनेशिया और इट विल फोकस ऑन इंडिया फॉर फर्दर ट्रेड। ओके। तो दैट्स वाई डच ने इंडोनेशिया पे फोकस किया। एंड बिकॉज ऑफ दैट डच का एक मोनोपोली था ब्लैक पेपर एंड द स्पाइसेस पे। Okay, and we all knows like during that time, even the South India today and the Eastern, you can say uh, Asia, Indonesia, Malay archipelago. So all these regions, Singapore, all these regions were very rich in spices। ठीक है। थर्ड एंग्लो डच वार, जिसमें जो कि इट वाज इन 1672 से 74 तक, जिसमें ने डच वाज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश। और ब्रिटिश ने इसको रिटेलिएट किया कैसे, इन द बैटल ऑफ हुगली, जिसमें से लाइक डिफीट कर दिया गया। एंड बिकॉज ऑफ दिस बैटल Dutch was totally completed or you can say abolished from the India। Okay, so ये था डिक्लाइन का, लाइक कैसे डच इंडिया में आए। दे एस्टैब्लिश डिफरेंट फैक्ट्रीज, दे हैव राइवलरीज बिटवीन पोर्टुगीज या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके। और उसके बाद कैसे उनका डिक्लाइन होता है। Covering East India Company, let me erase all the things। सो ईस्ट इंडिया कंपनी सबको ही जानते हैं, दे वेयर द इंग्लिश। ओके। और इट वाज एक ट्रेवलर थे लाइक एक्सप्लोरर हुज नेम वाज फ्रांसिस ड्रेक, जिन्होंने ऑल ओवर द इंडिया लाइक ही मूव्ड अराउंड इन 1580। एंड they what they found that the eastern Asia, especially India जो था, that was very prosperous। और उन्हें ऐसा लगा कि if the Dutch and the Portuguese are already earning that much from trade in India, they why shouldn't they go there। And because of that many, you can say, sailors
get encouraged to come to India and then trade. Okay. और 1599 में क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स थे, इंग्लिश मर्चेंट्स थे, जिनका लाइक दे कॉल्ड देमसेल्फ मर्चेंट एडवेंचरर्स। तो ये मर्चेंट एडवेंचरर्स क्या करते हैं, इंडिया में आते हैं और एक कंपनी फॉर्म करते हैं, ठीक है, एंड दे लाइक स्टार्टेड ट्रेडिंग इन इंडिया। बट विथ टाइम 13 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ वन issued a charter in which she named governor and the company of merchants of London trading into East India. So basically, like with time, it came to be known as East India Company. इनको 15 साल के लिए एक मोनोपोली दिया जाता है, ग्रांट दिया जाता है टू ट्रेड इन इंडिया। बट 1609 मई 1609 में एक व्हाट यू कैन से उनको ही वाज दैट एक जो 15 ईयर का जो ग्रांट दिया गया था थ्रू द फ्रेश इशू, इट वाज एक्सटेंडेड फॉर लाइक इनफाइनाइटली, लाइक हमेशा के लिए। ओके। तो हमने पोर्तुगीज के टाइम पे देखा था कि क्या कैसे इंग्लिश केम टू जहांगीर कोर्ट। सिमिलरली हियर लाइक अप्रैल 1609 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में आते हैं और he like able to convince Jahangir and then established a factory at Surat. Okay. और सूरत में establish करने के लिए we already saw कि कैसे like पोर्तुगीज का उन्हें राइवलरीज वहाँ मिलता है एंड उनके शिप्स आते हैं, स्पेशली लाइक कैप्टन थॉमस बेस्ट जो कि पोर्तुगीज को वहाँ सूरत कोस्ट पे डिफीट करते हैं एंड इम्प्रेस द जहांगीर। Okay. And then established in 1613 established a factory at Surat. Okay. So that factory जो कि सूरत में establish होता है, it was functioning under Thomas Alworth. So like यहाँ पे like you have to remember कि who these officers, like सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में आते हैं, ठीक है, और उसके बाद थॉमस बेस्ट था जो कि सूरत जो फैक्ट्री इस्टेब्लिश होने से पहले पोर्तुगीज से जो वार होता है जिसमें कैप्टन थॉमस बेस्ट ने लाइक उनको डिफीट करते हैं, विच वन पोर्तुगीज को डिफीट करते हैं, और उसके बाद फिर सूरत फैक्ट्री इस्टेब्लिश होता है अंडर किसके, थॉमस एल्वर्थ। ओके, सो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थ्री नेम्स। उसके बाद 1615 में सर थॉमस रॉय जो कि जेम्स वन के एम्बेसडर थे, ही केम टू जहांगीर कोर्ट, ओके, just to convince, but initially he was not that much successful in convincing Jahangir for different commercial treaty, but he was able to like convince and then get the permission to establish different factories. तो थॉमस रो ने get permission to establish factory at first Agra, Bombay, and Ahmedabad and Bharuch. Bharuch is like it is nearer to it's a seaport. It is nearer to Surat. Okay. Now अभी हम देखें कि कैसे लाइक डिफरेंट ऑफिशियल्स फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल्स के साथ रिलेशन बनाते हैं एंड देन दे पार्शियली और फुली सक्सीडेड इन establishing that much relationship with Mughals, and then they got the permission to establish the factories and different location. उसके बाद क्या होता है कि
हम लोग पहले देखे थे लाइक डिफरेंट यूरोपियन नेशंस में एक राइवलरीज था, बट इन 1662, ओके, बॉम्बे वाज अर्लियर विद द पोर्टुगीज। बॉम्बे को गिफ्ट किया जाता है टू किंग चार्ल्स टू ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, स्पेशली इंग्लैंड, बाय द किंग ऑफ पोर्टुगीज। क्या होता है, किंग ऑफ पोर्टुगीज ने अपनी बेटी जिसका नाम कैथरीन था, ठीक है, कैथरीन का शादी किंग चार्ल्स टू से कराते हैं, और एक दहेज में, यू कैन से डॉरी, इन डॉरी he gave Bombay, or he gifted Bombay to the East India, sorry, King Charles टू। एंड किंग चार्ल्स टू ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे दिया था एट ऑन रेंट, यू कैन से, ऑन द एनुअल पेमेंट ऑफ 10 पाउंड ओनली। ओके, सो यहाँ से क्या होता है कि सूरत ऑलरेडी ईस्टर्न कोस्ट वाज, सूरत, भरूच ऑलरेडी, अहमदाबाद ऑलरेडी, इट वाज, फैक्ट्रीज वर देयर। ओके, अब बॉम्बे भी हो जाता है, तो व्हाट दे डिड, सूरत का पहले हेडक्वार्टर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वेस्ट साइड का। व्हाट दे डिड, उन्होंने सूरत से बॉम्बे में ट्रांसफर कर लिया। ओके, उसके बाद लाइक ये हम देख रहे हैं कैसे कैसे दे राइज्ड इन इंडिया। गोल्डन फरमान इशू किया जाता है बाय द सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, ठीक है, टू ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1632। इसके थ्रू क्या होता है, थ्रू दिस गोल्डन फरमान उनको गोलकोंडा में लाइक गोलकोंडा के फोर्ट पे एक ट्रेडिंग राइट मिलता है ऑन रेंट। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट मद्रास पोर्ट पे भी, ठीक है, उन्होंने फोर्थ फोर्थ सेंट जॉर्ज बनाते हैं, ठीक है, एंड रिप्लेस्ड मसूलीपट्टनम, जो कि हेडक्वार्टर था साउथ इंडिया के, दैट वाज रिप्लेस्ड बाय द मद्रास फोर्ट। ओके, इन बंगाल, बंगाल में क्या होता है, शाह सूजा, उन्होंने ट्रेडिंग राइट दे दिया, शाह सूजा ने एक ट्रेडिंग राइट दिया ऑन द एनुअल पेमेंट ऑफ 3000। ओके, 3000 ऑन एनुअल पेमेंट देने के बाद उन्हें ट्रेडिंग राइट मिल गया वहाँ पे। एंड हुगली में 1651, एंड देन कासिम बाजार, पटना और दे राजमहल, ये सभी जगह पे दे एस्टेब्लिश द फैक्ट्री। ओके, एक एजेंट थे वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के, जिनका नाम विलियम हेज थे। व्हाट ही डिड, ही वाज द फर्स्ट एजेंट ऑफ, यू कैन से, गवर्नर इन द बंगाल, जो कि सैयदा खान को अपील करते हैं, एंड आफ्टर डेथ 4 साल के बाद हुगली वाज सीज्ड बाय द मुगल। ओके, अगेन व्हेन, यहाँ पे थोड़ा सा रिलेशंस जो बिटवीन द मुगल्स एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ा बिटरनेस आ गया। फिर जॉब चार्नूक आते हैं, एंड जॉब चार्निक नेगोशिएटेड विद द मुगल, एंड देन वहाँ पे एक सूता नीति जगह है, वहाँ पे लाइक उनको वो जगह दिया गया टू एस्टैब्लिश फैक्ट्री। ओके, एंड देन विथ टाइम व्हाट दे डिड इज, देयर वाज अ जमींदार, देयर वाज अ जमींदार इन बर्धमान डिस्ट्रिक्ट, जिनका नाम था शोभा सिंह। शोभा सिंह ने मुगल को रिवेल कर देता है, उन्होंने विद्रोह कर दिया अगेंस्ट मुगल, और शेक हैंड विथ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, और यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर उन्होंने 3 जगह, द मेन द प्लेसेस, उनको 3 जगह का जमींदारी राइट मिला। एक तो सुतानीति, दूसरा कालीकटा, एंड द थर्ड इज गोविंदपुर, ठीक है, एंड ये सभी चीज़ों को देखते हुए लाइक ऑन द पेमेंट ऑफ 1200 एनुअल फी, ठीक है,
they also fortified it also. All these factories were fortified. Okay. And fortified and functioning under Sir Charles Eyre. Okay. अगेन इन 1715 फारूक सियार ने एक फरमान जारी करते हैं, ठीक है, और दिस फरमान वाज नेगोशिएटेड और वाज नेगोशिएटेड बाय जॉन सरमन, ठीक है, एंड हिज टीम। ओके। और जो अभी जो फारूक सियार ने जो फरमान जारी करता है उसे बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी, क्योंकि इट वाज हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द एस्टेब्लिशमेंट, और यू कैन से एक ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक्सपेंशन होता है इंडिया में, तो ये मैग्ना कार्टा का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट रहता है। ओके। और ये स्पेशली जो ये जो फरमान रहता है, इट हैज़ सम पॉइंट्स, so we will discuss one by one. The main thing, like if we conclude in one line, through this फरमान ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी वैल्यूएबल प्रिविलेजेस मिलता है टू ट्रेड इन बंगाल, कोलकाता एंड हैदराबाद। ओके। ओके। बंगाल में क्या होता है, विद द एनुअल फी ऑफ 3000, ठीक है, एक बार एनुअल फी ऑफ 3000 देने के बाद कोई भी एक्स्ट्रा कस्टम टैक्स या कोई भी ड्यूटी ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर उसके ऑफिशियल्स को पे नहीं करना पड़ता था। ओके। इट वाज ऑल फ्री, सो exempted from all the duties and the tax. ओके। ठीक है। दूसरा, इवन ईस्ट इंडिया कंपनी वाज परमिटेड टू इशू दस्तक और द पासेस, ठीक है। So this point must be noted. Through this point, one thing can be concluded, जो कि बाद में जाके जो बंगाल्स के रूलर थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच काफ़ी डिस्प्यूट होता है बिकॉज ऑफ दिस परमिशन, बिकॉज कि धीरे धीरे ऑफिशियल्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे ऑन देयर ऑन वो पासेस इशू करते हैं एंड दे स्टार्टिंग अर्निंग फ्रॉम दैट, ठीक है। और जिसके कारण जो स्टेट का ट्रेजरी था वो धीरे धीरे कम होने लगा, ठीक है, जो स्टेट का अर्निंग था वो धीरे धीरे कम होने लगा, ठीक है। इवन ईस्ट इंडिया कंपनी को ये प्रिविलेज मिला और उनको परमिट मिला कि वो एज मच एज लैंड रेंट पे दे सकते हैं अराउंड कोलकाता, ठीक है, कोलकाता में। सो दिस वाज आल्सो, ये सभी चीज़ें लाइक उनके बिजनेस पर्सपेक्टिव के लिए इट वाज वेरी मच यूजफुल, ठीक है। अब हम देखते हैं हैदराबाद में। हैदराबाद में क्या होता है, कंपनी को जो भी प्रिविलेजेस था जो कि ट्रेडिंग में होना चाहिए वो तो उनको मिलता ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक दे हैड टू पे द प्रिवेलिंग रेंट ओनली फॉर द मद्रास। ओके। जो रेंट पहले से था वो सिर्फ मद्रास के लिए देना पड़ता था, बाकी हैदराबाद में इट वाज ऑल एग्जेम्प्टेड। ओके। सूरत again exempted from all the duties on the annual payment of 10,000 per year. Okay. Coins of the East India Company, this is also very much important. जो coins East India Company circulate करता था, that was legal, or you can say it was valid throughout the Mughal Empire. So this was very much impactful. So partially you can say East India Company was running, you can say, a pseudo uh, government, okay, without having in power. Okay. So बिकॉज ऑफ दिस, इतने सारे प्रॉफिट, इतने सारे प्रिविलेजेस जब ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलने लगा, एंड दोज ऑफिशियल्स जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे थे, दे आर लाइक पर्सनल रेवेन्यू जो था वो काफ़ी धीरे धीरे बढ़ने लगा। सो जो उनके काउंटर पार्ट इन
लाइक ब्रिटेन में जो थे, उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें भी जाना चाहिए, एंड दे स्टार्टेड फॉर्मिंग डिफरेंट ग्रुप्स और द कंपनीज। सो वन ग्रुप जो था, ठीक है, वो आता है 1688 में, ठीक है, जो कि अपना एक एजेंट जिसका नाम सर विलियम नॉरिस था, और अंग्रेज के कोर्ट में उसे सेंड करता है, ओके, इन 1708। और वहाँ पे, सॉरी, नॉट इन 1688 में वो सेंड करता है, बट ये कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है, इट अल्टीमेटली फेल्ड, इट वाज नॉट दैट मच फ्रूटफुल। तो क्या होता है कि जो ऑलरेडी ईस्ट इंडिया कंपनी था और जितने भी अदर ग्रुप जो बने ट्रेडिंग ग्रुप्स, उसको मर्ज कर दिया जाता है इन 1708, एंड दैट वाज नेम्ड एज यूनाइटेड किंगडम ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। Okay, that was ultimately came to be known as East India Company in 1708 to 1843। तो ये था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स, लाइक कैसे वो इंडिया में आए, धीरे धीरे कैसे राइज किए, ठीक है, और उनके रिलेशंस कैसे थे, इनके इम्पैक्ट, इनके सिग्निफिकेंस वी आर नॉट गोइंग टू रीड इट नाउ, बिकॉज थ्रू आउट द मॉडर्न इंडिया, लाइक अप टू इंडिपेंडेंस, लाइक वी आर गोइंग टू इनका इम्पैक्ट और जो भी चीज़ें थी वो हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी बेसिकली हमने ये देखा कि कैसे ये इंडिया में आए, और फिर इन्होंने कैसे अपने फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश किए, कैसे लाइक मुगल्स के साथ इनका रिलेशंस हुआ, और देन दे स्टार्टेड ट्रेडिंग्स। और धीरे धीरे हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि रीजनल जो स्टेट्स थे उनके साथ इन्होंने कैसे काम किया, एंड देन कैसे दे इंटरफेयर इन देयर इंटरनल पॉलिटिक्स, एंड अल्टीमेटली started ruling और इंडिया को एज अ कॉलोनी दे get it. So again, like, and after that, after 100 year of like more than 100 years of operation uh, और एक्सप्लॉयटेशन, इंडिया में एक रिवोल्ट होता है, और जो अल्टीमेटली इन 1947 वी गॉट द इंडिपेंडेंस फ्रॉम एंड दैट ब्रिटिश और द ईस्ट इंडिया कंपनी। So it will be continued. This is a very short, but it will be continued throughout the subject. We will be reading this only. Okay. So in the next topic, we will be reading French, and what was the Anglo-French rivalries, a different Anglo-French war. Okay. And then after that, we will start like reading about different local rulers and their relation with East India Company, and how everything got impacted. Okay, so keep studying. We will meet again, and okay, we will discuss this. Okay, thank you so much. Please like it, share it, and subscribe it. Okay, thank you so much.